बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्की सियासत में पाकिस्तान का जो इस वक्त मंजरनामा दिखाई देता है उसमें हुकूमती जमातें जो हैं वो इस बात के ऊपर पुरुमीद दिखाई देती हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातों को शामिल कर लिया जाएगा और उनकी आरा जो हैं उनको कंपाइल किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आईनी तरमीम का जो रिटन मुसव्विदा है वो हतमी शक्ल क्या इख्तियार करता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि 80% हमारे जो मुसव्विदे है उसकी तैयारी के मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, 20% अभी बाकी हैं, वो करेंगे तो आपको दिखा देंगे। लेकिन आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए पहुँचा, जिसमें सलमान अकरम राजा थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे और भी दीगर अफराद थे। उन्होंने जाके मुलाकात की और उस मुलाकात में बातचीत ये तय पाई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिफारिशात हैं वो भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुसव्विदे के अंदर शामिल की जाए। एक ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त तैयार किया है और उसको आज शेयर किया गया जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के इस वक्त मौजूदा मंजरनामे को देखें तो जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से ये कहा था कि अभी अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए तो पार्टी के अंदर मेरी पोजीशन इस वक्त मौजूद है और अब्दुल गफूर हैदरी साहब की मौजूद है, हमारी शूरा जो है वो नई तश्कील नहीं पाई, वो हो जाती है तो फिर उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हाफिज हमदुल्ला साहब जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से और सीनियर रहनुमाओं के अंदर शुमार होते हैं, आज उन्होंने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो बातें कही हैं इस आईनी तरमीम को लेके और आईनी अदालत को लेके, उन्होंने कहा जी ये आइन का कत्ल है, जमहूरियत का कत्ल है, ये स्नब करने की कोशिश है अदलिया को। और साथ ही साथ उनका ये कह देना कि एक चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार अगर फर्द वाहिद के पास चला जाएगा तो फिर आप जो है अदलिया को अपने घर की बांदी बनाना चाहते हैं। अब इस तरह की बातें अगर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के किसी रहनुमा की तरफ से की जा रही हूं तो उसका मतलब क्या है कि क्या आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर वियन काम करेगी और उनका जो मुसव्विदा होगा वो उसके मुताबिक रखने वाला होगा, या फिर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो कहीं बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, क्या लगता है आज की जो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है, आउटकम क्या निकलेगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है यासर, बड़ी क्लियर और साफ, तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब भी उसमें थे, आज सलमान अकरम राजा भी थे। आज उन्होंने दोनों पहलू मौलाना फजलुर रहमान साहब के आगे रखे कि अगर आईनी मसवदा जो हुकूमत देती है वो कबूल होता है, वो मंजूर होता है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अगर उस आईनी मसवदे में ये तरामीम की जाए और एक ऐसा मसवदा तैयार होकर सामने आए जिसे पाकिस्तान की वकला बरादरी, जिसे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, जिसे पाकिस्तान की सारी जमहूरी जमातें और जिसमें अदलिया पर कदगन ना हो, जिसमें अदलिया पर हमला ना हो, तो वो ठीक रहेगा और उससे तमाम उन लोगों का कद बढ़ेगा जो इसमें अपना रोल अदा करें और पैसिफिक भी ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो नजर आ रहा है ना यासर साहब जी, ना मौलाना साहब की बात मानी जानी है। मैं आपको बड़ा क्लियर करूं, अच्छा, मजबूरन मौलाना साहब साथ चले जाते हैं तो और बात है, लेकिन हाफिज हमदुल्ला के आज के ट्वीट के बाद नजर आ रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी सूरत में उसके अंदर जो लोग हैं नहीं चाहते इस आईनी मसवदे पे। यानी उससे वो बात राना साहब आपको सच दिखाई देती है जो कल शौकत यूसुफजई साहब ने जमीयत के बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा ही। आप गौर करें ना यार, क्या हम बात करेंगे, इस पाकिस्तान को आइन देने की बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल कहा है, और वही बिलावल भुट्टो साहब जो आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जब सेनेट में कुछ लोग बिके तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का क्या कहना था, याद है ना आपको जी। और आप कल उन्होंने क्या कहा एक टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा लो ये तो बात ही कोई नहीं। बल्कि कल क्या छोड़ दें, जब सिंध में मंडी लग गई थी सिंध हाउस में, उसके बाद क्या रह गया था। अब मुझे बताएं, अगर एक सियासी लीडर कहे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे तो बाकी जज कंट्रोल में नहीं होंगे, क्या कंट्रोल का क्या मतलब है भाई चीफ जस्टिस है, हर जज गलत फैसला दे सही फैसला दे, उसका फैसला है। आप क्या चाहते हैं कि आप चीफ जस्टिस को लिख के भेजे कि तमाम जजेस ये फैसला दें और वो फैसला आना चाहिए। आप अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अदलिया को जो है वो बिल्कुल बनाना चाहते हैं कि जनाब हम डोरियां खींचे,
और वो बिल्कुल नाचते जाएं, जिधर हम चाहे उस तरफ जाएं। मुझे तो अफसोस हुआ है कि मैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यासिर साहब जिसको आइन की मैं रखवाली समझता था, जिसको आइनी जमात और जिसके आइन की बड़ी, आप तो लगता है कि इक़्तिदार की हवस ने या इक़्तिदार ने या पता नहीं किस चीज़ ने या कौन सी मजबूरी है कि आप उस सारी चीज़ को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के उस सारे आइन को रोंदते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। ये तो आलम हो चुके हैं। यानी जो मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी ने कहा मैं ऐसी होश तो भी आगे जाके कर ली। ये तो होता जा रहा है यासिर साहब। आप चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगाना चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस अपने कंट्रोल का लगाना चाह रहे हैं, और वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि उसके नीचे जज भी उसके कंट्रोल में हो, यानी जो फैसला वो चाहे वो ही दे। नहीं भाई, हर जज की अपनी सोच है, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, उसे आइन और कानून के मुताबिक काम करने दें। उसका फैसला अच्छा है, उसका फैसला बुरा है, भाई आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। नज़रसानी अपील का आपके पास हक मौजूद है, आपके पास तमाम कानूनी हक उसके खिलाफ मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जब पाकिस्तान के अंदर सियासतदान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो, ये फैसला करे कि मैंने जज लगाना है, मेरी मर्जी से होगा, तो जो हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, बड़ा हुकूमत के लिए भी सोचने का लम्हा है, बल्कि लम्हा फिक्रिया है, सियासी जमातों के लिए भी है कि पाकिस्तान के 5 सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर पिटीशन दाखिल हो गई है। चार हाई कोर्ट्स के अंदर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट 4 हाई कोर्ट्स के अंदर, और कल होगी इस्लामाबाद में भी, नहीं कल होगी सर सिंध हाई कोर्ट, सॉरी कहा जी। और से जो कराची से जो 500 वकला ने लेटर लिखा है जी, ये सारी चीज़ें आने के बाद आप क्या समझते हैं, अगर आप आइनी तरमीम को इस तरह मंजूर करा लें, क्योंकि कल मुझे इतला है या मुझे खबर है कि कल इलेक्शन कमीशन भी कोई फैसला देने जा रहा है, और हाँ जी, और अगर उन्होंने ये फैसला दे दिया जी मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं, मैं जनाब पार्लियामेंट का हुक्म मानता हूँ, तो फिर इन्होंने तो किसी को पूछना नहीं, कहना आओ जी आओ दाओ करें और तरमीम लाएँ और परे मारिए सारा कुछ। अच्छा राना साहब, वो जो दरखास्तें हैं यानी पटिशन्स फाइल की गई हैं, उसके मतन से आप किस हद तक अग्री करते हैं? यानी उन्होंने ये कहा कि अव्वल तो इसको रोका जाए, और दूसरा अगर इसे नहीं रोका जाता तो इस पर ग्रैंड डिबेट करवाई जाए जिसमें अवामी राय ली जाए, और इसके लिए 8 हफ्तों का उन्होंने वक्त जो है वो उसकी तजवीज़ पेश की है कि 8 हफ्तों का वक्त। देखें, असूल यही होता है, जब भी कोई आइनी तरमीम आती है उसको ओपन फोरम पे रखा जाता है, उसमें 200 आए तजावीज़, 500 तजावीज़ आए, 5000 तजावीज़ आए, या कोई भी ना है, कोई भी ना है, आपने उनमें से चॉइस करनी होती है कि अक्सरियत क्या चाहती है, सिविल सोसाइटी की तजवीज़ क्या है, फलां बार की तजवीज़ क्या है, फलां सियासी जमात की तजवीज़ क्या है। हमेशा ऐसा होता है। 18वीं तरमीम आप क्या समझते हैं कि एक डब्बे में रख के आई थी? 18वीं तरमीम के लिए आपको पूरा एक वक्त लगा था, आपने हर मक्तब फिक्र से पूछा था, उसके बाद जाके आपने ये 18वीं तरमीम की थी, और आप ये 26वीं तरमीम है ना, 26वीं है ना जी, 26वीं तरमीम तो मेरे ख्याल से गालिबन हो चुकी हैं, ये 27वीं होगी सर मेरा ख्याल, मेरा इन 28वीं ला लो, कोई गल नहीं, की फ़र्क पड़ता है, तरमीम ही करनी है ना। तो मुझे बताए फिर ऐसी तरमीम का क्या करना जिससे आप अदलिया को ग़ुलाम बना लें, जिससे आप वो तमाम हकूक़ जो हैं गस्ब कर जाएं जो हकूक़ आम आदमी को चाहिए, तो क्या करना है? और मैं पीपल्स पार्टी से कभी ये तवक्को नहीं करता था। मैं पीपल्स पार्टी को हमेशा कहता था ये पाकिस्तान की एक वाहिद सियासी जमात है जो आइन के लिए खड़ी हो जाती है, जो पाकिस्तान में आइन की हिफाजत के लिए बोलती है। मुझे तो अफसोस हो रहा है यासिर साहब, बिल्कुल अफसोस हो रहा है कि अपने नाना का बनाया हुआ आइन वो तोड़े हैं। बिलावल साहब, मैंने कल का उनका इंटरव्यू सुना, आज मैंने रिपीट सुना, मैंने सब इसलिए सुना कि यार अल्लाह करे ये चीज़ें मैंने जो सुनी है गलत निकल आए, लेकिन मुझे समातों पे एतबार नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, सोचा भी नहीं था ना कि कभी होगा। एक यंग शख्स जो है वो जिसको कहते हैं जी, जिसकी जमात कहती है हमें तो उम्मीदें बनी हैं, कि नहीं उम्मीदें हूँ। अब तो मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह ये चलेगा सिस्टम। आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, आइनी तरमीम मंजूर हो जाए, आइनी तरमीम ना मंजूर हो, दोनों सूरतों में कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा इन हुकूमती जमातों को अदा करना पड़ेगा। अच्छा राना साहब, अवामी गुस्से का
एक बड़ी तहरीक का, फिर शायद किसी सियासी जमात को निकलने की ज़रूरत भी पेश ना आए। आप रद्द-ए-अमल नहीं देख रहे? ये जो पिटीशन दाखिल हुई हैं बार्स की तरफ से हो रही हैं, बड़े बड़े वकला की तरफ से हो रही हैं, ये जो सारा कुछ चल रहा है इस पर बिल्कुल खुल डुल के सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि आप हर बंदे को लाठी मारेंगे, हर बंदे पे FIR देंगे, हर बंदे को रख लेंगे, हर बंदे को इंतजार पंजोता समझेंगे और कहेंगे बंद बंद कर दें? ऐसा नहीं होता और ना ऐसा होना है। जब आंधी चलती है तो आंधी के आगे ये नहीं देखा जाता इस तेज चलती हुई आंधी के आगे यासर खड़ा है, राना अजीम खड़ा है, कोई और खड़ा है। आंधी सबके लिए एक जैसी होती है, बड़ी दीवार भी गिरती है, तगड़ा दरख्त भी गिरता है और आम आदमी भी गिरता है। अच्छा, तो सब कुछ होता है। राना साहब एक चीज़ समझाइए, कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ भी समझाना कुछ। हाँ जी, समझाएगा नहीं समझने की, कभी कभार समझने की जरूरत होती है सर। गोद से लेके कब्र तक सीखने का मौका है ना, तो मैं तो उसी डगर पे चल रहा हूँ। फिक्रे पे मैंने फिक्रा जवाब तो देना था लेकिन मैं मैं आपकी तामुल मिजाजी की दाद देता हूँ। मेहरबानी आपकी। सवाल ये है कि वक्त के साथ जब चीज़ों में बदलाव ज़रूरी होता है, लेकिन बदलाव भी किस हद तक ज़रूरी होता है। हमारा 73 का आइन है, 73 से लेके अगर अब तक देखा जाए तो 27 और 24 साल अगर आप इनको लगा लें तो 61 साल तकरीबन बनते हैं। अब अगर आप देखें 51 साल ये हैं और आप देखें अमेरिका की तारीख को, 150 साल के करीब की तारीख है उनकी। उधर जो आइन बना उसमें 22 के करीब, 22 या 23 के करीब तरामीम हुई और हम 26 को टच किए बैठे। क्या वजह है कि हमारा ये आइन मजबूत नहीं रहा या वो बंदे मजबूत नहीं रहे जो अमल दरामद करवाना चाहते थे? अमेरिका के अंदर कितनी दफ़ा जमहूरियत पर शब खून मारा गया? तारीख नहीं मिलती। तारीख। अमेरिका में कितनी दफ़ा लोगों को लोटाक्रेसी की तरफ ले जाया गया? 2 पार्टी सिस्टम है। मैं पूछ रहा हूँ ना, कितनी दफ़ा ले जाया गया? बहुत कम है। डेमोक्रेट्स वाले कभी रिपब्लिकन में चल जाए, बहुत कम है। सियासत छोड़ देते हैं। ठीक है, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पर तनकीद करने पर आपको जेल में फेंक दिया जाए? कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है उस मुल्क में जिसकी आप यार मुझे आपकी समझ नहीं आती। आप बाबू आदमी हो ना, आप मिसालें अमेरिका की देते हो, रहे आप पाकिस्तान में रहे, हमारे हुक्मरान यार हमारे हुक्मरान जो है जाए अमेरिका, जाए लंदन, जाए यूरोप, जाए जहाँ मर्जी जाए, हमें इससे क्या? ये हमारे मुझ पे है, ये हमारे हैं। मुझ पे गुस्सा तो ना करें। नहीं मुझे बताए ना, आप मिसाल अमेरिका की दे रहे हैं। हाँ। कि वहां पे ओ इनका तो इनको पूछो ना ये कहां पे खड़े हैं, जरा मुझे थोड़ी सी तफसील बता दे जरा। मरियम नवाज शरीफ जब पकड़ी गई थी तो बिलावल भुट्टो की तकरीर याद है आपको? असेंबली में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। हम हजफ करते हैं, हजम करते हैं ना, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इमरान खान की बहनें औरतें नहीं है? दरताज गुल औरत नहीं थी? फरियाल तारपुर साहबा का पकड़े जाना भी गलत था, मरियम नवाज शरीफ का पकड़े जाना भी गलत था। तो इस पर भी आके बोलना चाहिए ना, इस पर हम खामोश क्यों हो जाते हैं? आप सेनेट में सजरानी वाले मामले पे वोट किसी एक सियासी जमात ने वहाँ में शहबाज शरीफ ने तकरीर फरमाई, मौलाना साहब ने तकरीर फरमाई, बिलावल साहब ने सजरानी के वक्त तकरीर फरमाई, हम ढूंढेंगे अंदर से और निकाल फेंकेंगे। किसी ने फेंका? एक सेनेटर बताए मुझे। सब तहरीक इंसाफ ने 14 लोग फेंके जब KPK के अंदर थे। KPK के अंदर यार क्या बात करते हैं यासर साहब, मिसाल नहीं आप अमेरिका की देते हैं। मैं यार हम यहाँ की मिसाल दें, इसमें ना वो होता ना मजनू जो करे दिल इंसान की हकीकत, उस शौक ये गुफ्तार पे तनकीद का हक है। मैं कि शिकायत नहीं करता, याद दिलाता हूँ कि भूले हुए इकरार पे तनकीद का हक है। ये बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों के लिए है कि ये माजी में क्या कहते रहे हैं। आपकी भी आज शायराना तबीयत है, इसको थोड़ा सा रंग दिलाएंगे। एक ब्रेक लेते बाद वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट बैठ पाएगा या फिर ये ऊंट किसी करवट बैठने की तैयारी भी नहीं कर रहा? अगर ये सरपट भागा तो इसके पीछे कौन कौन भागेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो माजी करीब से लेके अब तक मौजूए गुफ्तगू तो बना हुआ है, लेकिन इस मौजूए गुफ्तगू में से हासिल क्या निकलेगा वो मालूम नहीं पड़ रहा। बेशतर मेल मुलाकातें हो चुकी हैं, ड्राफ्ट्स मुख्तलिफ दिखाई देते हैं और अब भी हर किसी का ड्राफ्ट मुख्तलिफ है।
माजी में अगर तरामीम हुआ करती थीं तो ड्राफ्ट्स मुख्तलिफ होते थे, लेकिन फिर एक नुक्ते पे आके मरकूज़ हो जाया करते थे। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती थी, कुछ आपके इख्तियारात, कुछ हमारे इख्तियारात, कुछ आपकी तजावीज़, कुछ हमारी तजावीज़। अब यहाँ पे वन साइडेड अगर तजावीज़ आएंगी तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? और अगर किसी दूसरों की तजावीज़ भी बीच में शामिल की जाती हैं तो फिर बुनियादी जो उसका माखज़ था क्या वो कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? अभी की मेल मुलाकातें और अभी की जो सोच विचार है मुख्तलिफ जमातों में क्या रही है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा JUI नईमा किश्वर खान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया नईमा किश्वर खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नईमा साहिबा, आज जो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ, उनकी तरफ से क्या सिफारिशात रखी गई हैं? उन्होंने अपना क्या ड्राफ्ट पेश किया है और जिसके मुतबादिल जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने अपनी क्या सिफारिशात उनके सामने रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अभी तक तो किसी के पास मेरे ख्याल में ड्राफ्ट नहीं है, तजावीज़ है जो अभी तक एक दूसरे से शेयर हो रही है। और मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम का ये क्रेडिट है कि जो पिछले जो शुरू में जो हफ्ता इतवार को जो उसको एक ड्राफ्ट आप कह सकते हो, वो भी ड्राफ्ट नहीं, खैर वो भी तो सिर्फ तजावीज़ थी वो, और लेकिन जब बाद में मीडिया पे शेयर की गई तो मेरे ख्याल में कि ये कायद मोहतरमा मौलाना साहब को ये क्रेडिट जाता है कि एक ऐसा ड्राफ्ट आया था कि जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ था और ऐसी चीज़ें थी कि जिसको सिर्फ मौलाना साहब ने उस वक्त उसको रोक दिया और उसने कहा कि मुझे ड्राफ्ट दिखाया जाए तब हम उसको वोट करेंगे। हालांकि उस वक्त किसी ने उसको नहीं किया और अब तमाम जमातें, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे अपोजिशन की हो, उसको क्रेडिट देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, हर एक उसको वो करते हैं कि हाँ उसको नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जाता है JUI को और मौलाना साहब को कि उसने उस वक्त उसको रोका। और अब चूँकि एक हम मशवरा कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या मुसविदा आता है तो उस पर फिर आगे बढ़ा जाएगा कि गवर्नमेंट कौन सा मुसविदा देती है, अपोजिशन उस कौन से तजावीज़ पे मुत्तफिक होती है। तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, तो अगर पार्लियामेंट में हम हैं तो कानून साजी करेंगे, आईनी अमेंडमेंट भी होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं। नईमा साहब, आज हाफिज़ हमदुल्ला साहब आपके बड़े अहम तरीन रहनुमा हैं, आज उनका ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा। उस ट्वीट में आईनी अदालत के मतलब भी उन्होंने खुल के कह दिया है, जजिस की तकर्री के मतलब भी उन्होंने खुल के बात कर दी है, बल्कि उसने आईनी तरमीम को उन्होंने कहा है कि इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी चाहिए वकला को और सबको बाहर निकलना चाहिए। आप उनके ट्वीट से कितना मुतफिक हैं? क्या उनका ट्वीट हम समझ सकते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसी है? देखिए, आईनी अदालतें तो शुरू दिन से है। देखिए, जो अगर आप देखें तो बार कौंसिल का भी ये मुतालबा था, COD में भी ये था और तमाम जमातों का था। अगर आप देखें तो PTI का भी ये मुतालबा है कि होनी चाहिए। आज भी अगर मुलाकात हुई है तो सलमान अकरम राजा साहब और उसने कहा है कि एक बेंच होना चाहिए, मतलब इस हद तक वो उस पर एग्री है। और हम भी चाहते हैं कि उस पर होनी चाहिए, आईनी अदालतें होनी चाहिए। उसका क्या है, कैसे उसको होना चाहिए, कितने जजेस होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए, कब होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो यानी इस पे बात ये है कि बेंच जो होगा वो अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगा, अलग से नहीं। देखिए, ज़रूरी नहीं है, अब इन चीज़ों पे बात हो सकती है, वो तो PTI की एक तजवीज़ है। मैं उस हवाले से आपको कह रही हूँ कि आईनी अदालत या आईनी बेंच इस पे सब मुत्तफिक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि उस पे हमें एहतजाज करनी चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए। इस पे सब मुत्तफिक है, चाहे कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, तो ये हम नहीं कह सकते कि उस पे एहतजाज करे या ये चीज़ें करे। अब ये देखा जाएगा कि कैसी होनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इस पे ये जब जमातें मिल बैठेगी
तो उसके लिए तरीक़ाकार निकाला जाएगा। देख ले, ये हमारी आईनी चीज़ें हैं और उसके लिए एक तरीक़ाकार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो दूसरे जो अदालत के जो केसेस है, जो आम उसके है शहरी है, वो सफ़र हो रहे हैं, इतना ज़्यादा बर्डन है, वो भी कम हो जाएगा केसेस का। तो मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है और इसको होना है। बहुत सारे ममालिक में ये है, अभी तकरीबन 87 ममालिक में ये आईनी कोर्ट्स है, तो ये तो होना है। तो ये कब होना है, कैसे होना है, तरीक़ाकार पे इस पे मिल बैठ के इसका के लिए कोई हल निकालना होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो चीफ जस्टिस हों और अपने बाकी जजेस को संभाल सकें। उन्होंने तो पहले फैसला दे दिया, एक बड़ी सियासी जमात है वो एक अपने जमात का वो एक लीडर है, उसके पे मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ, वो तो उसका है, वो अपनी बात का अपनी वजाहत कर सकते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो जजेस को संभाल सकते नहीं संभाल सकते, वो उसका है। लेकिन हम मौलाना साहब ने पहले दिन ही कहा था, जब उसने असम्बली में तकरीर की थी, कि हम ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे कि किसी को लाने के लिए या किसी को निकालने के लिए हो, ना हम उसके एक जज के हक में है ना दूसरे के हक में है, हम उन दोनों के उसमें वो नहीं है, पर्सनल स्पेसिफिक हम किसी के उसमें नहीं है। अच्छा, तो क्या फिर ये समझा जाए कि अभी जो पुराना फॉर्मूला है जिसके तहत मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वही चीफ जस्टिस बनेगा, उसी पे अमल दरामद करने को इंडोर्स करेगी जमीयत उलमा इस्लाम पे, या फिर हाई कोर्ट्स के जो तरीक़ाकार में तब्दीली कर दी है कि 3 जजेस में से 1 जज का इंतखाब किया जाएगा, उसको इंडोर्स करेंगे? देखिए, मौलाना साहब की तकरीर आपने उस पे भी सुनी होगी कि ये इस पे भी हम वो नहीं है कि अगर मोस्ट सीनियर जज सीनियर अगर उसका वो ज़हनी हालत ठीक ना हो, वो अपाहिज हो, तो ये भी तो एक तरीका नहीं है ना कि बस मोस्ट सीनियर हो। इसके लिए भी तो कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। ये तो नहीं है कि बस मोस्ट सीनियर हो, अगर मोस्ट सीनियर हो तो फिर तो हाई कोर्ट में भी होना चाहिए। तो नहीं है कि सिर्फ इस पे नईमा किश्वर साहिबा, बसद एहतराम, अगर कोई अपाहज है, जहनी मफलूज है, तो फिर तो उसका सुप्रीम कोर्ट का जज क्या, उसका तो सिविल कोर्ट का भी जज होना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यही मेरा अर्ज है ना कि अगर आपने मोस्ट सीनियर का है तो फिर मोस्ट सीनियर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में क्यों, फिर आपका हाई कोर्ट के लिए ये शर्त क्यों नहीं है? उधर तो आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों कर रहे हैं? और ये भी तो रूल्स में है, ये तो उसमें नहीं है। नहीं मैं साहबा, हाई कोर्ट्स के रूल में ये नहीं है, हाई कोर्ट्स के रूल्स में ये नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में आज के दिन तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये चीज़ शामिल है। तो यही मैं कह रही हूँ कि फिर आपके लिए हाई कोर्ट में क्यों नहीं है, क्यों उसके लिए आपको नहीं चाहिए? फिर उसमें भी करें ना, फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों हमने क्यों ये इसको रखा है? तो अगर करना है तो फिर उधर भी करें। आपका वोट किस तरफ है? जमीयत उलमा इस्लाम का क्या सीनियर होना चाहिए या पैनल होना चाहिए? यही मैंने अर्ज की कि मौलाना साहब ने अपने स्पीच में इसको खुल के कहा है कि इसके लिए भी एक तरीक़ाकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सीनियर मोस्ट हो, कि इसके लिए कमेटी हो, इसके लिए जो पार्लियामेंट की कमेटी हो उसको भी एम्पावर होना चाहिए। तो इसका तरीक़ाकार क्या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो या दूसरी हाई कोर्ट्स के अंदर भी और लोअर जुडिशरी के अंदर भी हो? देखिए, इस पे तो अभी हमारी जो लीगल टीम है, मौलाना साहब, वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो अब क्या तरीका करते हैं वो उसकी तजावीज़ खुद वो मौलाना साहब बयान करेंगे कि क्या तरीक़ाकार होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसविदा आएगा या हमारी अपनी जो हमारे कायदीन है वो तैयार करे, तो ये इस पे ये मौलाना साहब खुद उस पर वो बात करेंगे। अब मेरे ख्याल में आज तो अभी लेट हो गया, इंशाल्लाह कल शायद वो। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आपकी शूरा तश्कील पा चुकी है? अभी नहीं हुई। और बगैर शूरा के किए गए फैसलों को बाद में शूरा क्या उसकी तौसीक करेगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इस पे अभी जब मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें इस बात की वो वजाहत करेंगे कि क्या तरीक़ाकार करेंगे, कि वो शूरा के लिए इंतज़ार करेंगे कि क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे।
गवर्नमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हुए हैं? मुज़ाकरात तो अभी कोई नहीं हुए, अभी तो जो मीटिंग हुई है उसी में मौलाना साहब से शायद बात हुई है, ये इसका मुझे नहीं मालूम, इस पे मौलाना साहब खुद ही बात कर सकते हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है? अपोजिशन हुकूमत? मुलाकातें ही हो रही है, मुज़ाकरात का तो मुझे वो कोई, हमारा तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मुज़ाकरात हो रहा, हम तो अपोजिशन का हिस्सा है। अपोजिशन का हिस्सा मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ मीटिंग हुई और उसमें तजावीज़ के हवाले से बात की गई। और अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो अपनी तजावीज़ मुरतब करेगी, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका बाकायदा ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया नईमा किश्वर खां इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के जिसमें जो हुकूमत है पंजाब की, हमारी वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि मैं काम करने से पहले उसकी तशहीर नहीं करती, काम करने के बाद बताती हूँ कि ये कर लिया। और पैगामात पहुँचाए गए हैं दूसरे सूबों को, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को, कि आपको काम करना चाहिए, सियासत बाद में कर लें, काम पहले कर लें। तो काम अब तक पंजाब के अंदर हुए क्या हैं और पंजाब में बेहतरी के इम्कानात क्या हैं? एक तरफ हम किफ़ायतशारी मुहिम की तरफ हैं और दूसरी तरफ ख़र्चे जो हैं उनके अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। और मौजूदा जो साल है इसकी दूसरी सहमाई के अंदर अखराजात में किस हद तक इजाफा हुआ और बैरूनी कर्ज़ों में किस हद तक इजाफा हुआ है, क्या ये मुताबिकत रख पाएंगे और गोल अचीव कर पाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान रफ़ीक साहब, बातें बहुत सी चल रही हैं कि पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है, सिर्फ ये बता दें सर कि ये जो महंगाई है जिसे कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में आ गई है, ये सिंगल डिजिट में आई कहां पे है? वो दस्तावेज हमें आज तक नहीं मिली। चले सरकारी रेट होता है, सरकारी रेट में भी कहीं नजर आ जानी चाहिए, हमें तो उसमें भी नहीं नजर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, गुजारिश ये है कि ये तो फिगर बड़ी वाज़े हैं। 6.9% पे इस वक्त आपका जो इन्फ्लेशन रेट आ चुका हुआ है, ये उसी तरह से रेट निकला जिस तरह 39% चला गया था, जिस तरह 40% चला गया था। तो मैं समझता हूँ जब उस पर आपने यकीन कर लिया था, आपको इस पर भी यकीन करना चाहिए। सही है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है, मुझे बताएं पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं लगातार। मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला पंजाब ने एक आटे के हवाले से, वीट के हवाले से जो एक अच्छा एक मतलब इस तरह का डिसीजन लिया था जो जिसके ऊपर लोगों ने तराज भी बड़ा किया, लेकिन यकीन मानिए कि उस डिसीजन की बदौलत आज पूरे पाकिस्तान में सस्ता आटा हर बंदे को मिल रहा है, जो कि एक बुनियादी जो ज़रूरत है किसी हर घर की। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें कमी आ चुकी है। और इसमें ख़ास तौर पे देखें, पंजाब तकरीबन 57-58% आबादी का जो है ना सूबा है, और पंजाब में अगर चीज़ें कंट्रोल में होंगी तो ओवरऑल पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और पंजाब के अंदर हुकूमत इस पे काम कर रही है, कीमतें कंट्रोल में है। रोटी आपने देखा 12 रुपये हो गई। अब ये सारी चीज़ें हम ग्राउंड में रोटी 12 रुपये की हो गई, कहीं कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है, हम मानते हैं 12 रुपये की होगी। मेरी हर सुन रहे कहीं हुकूमत मौजूद है, हुकूमत उस पर एक्शन भी लेती है। अच्छा, मैं चले, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं। ये पोल्ट्री वालों ने अपना रेट रखा हुआ है, हुकूमत ने अपना रेट रखा हुआ है, और हुकूमत के रेट पे अमल नहीं हो रहा, पोल्ट्री एसोसिएशन के रेट पे अमल हो रहा है। आपने बड़ी कमेटियां भी बनाई हैं, सारा कुछ किया है, तो ये सारा कुछ कहाँ चला गया? क्या वो माफिया इतना तगड़ा है या फिर आपको अहकामात नहीं है? राणा साहब, ये है जी कि हुकूमत हर जगह मौजूद है, नज़र आती है। कहीं अगर जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं तो हुकूमत उसके ऊपर बकायदा एक्शन लेती है। अगर कहीं पे भी कोई एसोसिएशन की वजह से, किसी वजह से भी कोई प्रॉब्लम आती है, और एक बात आपको मैं बताऊँ बड़ी बात है, आपको पिछले 8 माह में पता चल गया होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका जो बुनियादी फोकस है वो है आम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना। वो किसी से ना ब्लैकमेल होती हैं, ना किसी के अंडर प्रेशर आती हैं। और आप ये देखें, आप पंजाब और केपी का मुआवजा करके देखें, पंजाब में आपको कई इनिशिएटिव नजर आ रहे हैं, आपको किसान कार्ड नजर आ रहे हैं। केपी पे छोड़ दें, अब पंजाब का सिंध के साथ मुआवजा क्यों नहीं करते? पंजाब का बलूचिस्तान के साथ क्यों नहीं करते? कर ले,
मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना जो जिन्होंने सर वो तो आपके सियासी मुखालफिन है, उसे छोड़ दे, आप सिंध के साथ क्यों नहीं मुआवजा करते? साहब मेरी गुजारिश सुन ले, मुझे बताए 8 माह में उनकी कारकर्दगी पूछे वाला क्या कहते हैं कि हमने एहतजाज किए, हमने धरने दिए, हम इतनी दफ़ा फलां सूबे के ऊपर चढ़ने की हमने कोशिश की, हमने वफाक के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। ये है उनकी कारकर्दगी। दूसरी तरफ पंजाब में आपको मालूम है कि जब बिजली के बिल बढ़े थे उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब ने तकरीबन 60 अरब की सब्सिडी के साथ लोगों के बिलों में, जो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है बेसिकली, उनके बिलों में। जिशान साहब वो तो पहले 45 अरब नहीं था? नहीं, वो 45 अरब जो एक तकरीबन टेंटेटिव फिगर थी, लेकिन जब आपको पता है कि जिस महीने के बिल्स आते हैं उस महीने में जो लोग 200 से 500 की यूनिट के अंदर फॉल करते हैं उन सब के बिल जो है ना उसमें डिडक्शन होती है। जो फिगर आप टेंटेटिव लेते हैं वो पिछले साल की उस महीने की टेंटेटिव फिगर लेते हैं, लेकिन उस महीने का जब बिल आएगा उसमें जितने लोग भी आएंगे उस वजह से थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। तो एक्चुअली ये 60 अरब के करीब जो है ना ये इसकी सब्सिडी गई जो लोगों के ऊपर खर्च हुई। फिर आप देखें अपनी छत अपना घर स्कीम, ये जो लोग कहते थे कि जी हम 50 लाख घर बनाएंगे, एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को पहली जो किस्त थी वो चली गई है कि लोग अपने घर बनाएं। पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं घर बनाने के लिए? 15 लाख तक जो है ना बनता है घर, वो दे रहे हैं। बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल बनता है। आप गरीब आदमी को चेक करके देखो, उसके लिए जिसके लिए 2 कमरे बन जाएंगे, एक किचन बन जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है ये। सर जी मटेरियल कौन सा जिशान साहब मटेरियल इस्तेमाल करना है? आप बल्दियात से वाबस्ता हैं, आपको भी पता है। आप ये सर एक मिनट जिशान भाई, सड़कें बन रही हो ना, सड़कें बन रही हो, नहीं हमें छोड़े सर, हम कहाँ पे अमीर हैं, सड़कें बन रही हो ना, आप तखमीना उसका निकलवाएं पिछले साल का, आप ही की हुकूमत का और इस साल का, कितना उस तखमीने के अंदर फर्क था? आप ऐसा करें ना, जिन लोगों को मिला है ना, जिन लोगों को वो लोन मिला है उनसे जाकर पूछ लें क्या 15 लाख में वो घर बना लेंगे? बिल्कुल लोग बनाएंगे। आप जाकर पूछ के तो देखें उनसे, देखे ना। बाकी सूबा आप ना फिर ऐसा एक मेहरबानी कर दे, मैंने घर की छत पे ना अपने पल्ले से 15 लाख लगाना है, 2 कमरे एक किचन बनवाना है, मुझे कोई बंदा दे दे। राणा साहब आपका घर बहुत बड़ा होगा। नहीं मैं सियासतदान हूँ, 15 लाख में तो किचन भी नहीं बनेगा, आपका किचन भी बड़ा भी होगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कोई सियासतदान हूँ सर, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हम भी आम से भी आम है। लाख में घर बन जाता है। आप ये देखिए कि बाकी सूबे क्यों नहीं कर रहे, ये केपी वाले क्यों नहीं कर रहे? इनको क्या हो गया है? ये जलाओ घराव कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। कारकर्दगी दिखाएं, आप इनसे पूछें, कारकर्दगी पूछे, हमसे पूछे, हम आपको अपनी कारकर्दगी दिखा। अच्छा, कारकर्दगी की अगर बात है सर बात पता क्या है जिशान साहब, अगर देखा जाए ना तो हुकूमत जो है वो रियासत का किरदार भी अदा करती है, और रियासत माँ के जैसी है। माँ को बच्चों का दर्द भी होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं बीच में जिनके अज़ाइम कुछ मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि तरबियत में फ़र्क, फिर माहौल का भी फ़र्क पड़ जाता है। अब किसान बाकायदा तौर पे पंजाब में, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तो है ही, पंजाब का 70% से ज़्यादा ज़रई रकबा है। अब उसको जो बाकायदा तौर पे फलते फूलते लोगों को अनाज फराहम करने वाले, आप कहते हैं किसान कार्ड दिया है, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया वज़ीर आला की जानिब से, और वो इंटेंशनली हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है, किसान माफिया। वो इस हद तक रंजीदा है इस लफ्ज़ के ऊपर, वो कहते हैं आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ छोड़ दिए, आपने आड़ती छोड़ दिए, आपने हमें पकड़ा और हमें माफिया का। उन्होंने कहा जी अगर हम माफिया है ना तो फिर माफिया आज से घर में बैठता है, कोई काम नहीं करेगा माफिया, फिर आप कर लें जो करना। देखिए जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए जो इनिशिएटिव दिए हैं वो सबके सामने है। उनका जो उन्होंने ये जो बात की थी, जो किसानों को जो बेसिकली छोटा जिम्मेदार है वो पिसता था मिडल मैन की वजह से। जो मिडल मैन है जो असल में पैसा कमाता था, उससे सस्ती लेके उसकी फसल आगे ज़हीरानदोज़ी करके महंगे दामों बेचता था। वज़ीर आला पंजाब ने उस चीज़ का जिक्र किया है। अच्छा, उसे किसान नहीं कहते, उसे आरती कहते हैं, उसे ठेकेदार कहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो माफियाज हैं वो मौजूद हैं, हर सेक्टर में मौजूद हैं, लेकिन जो आम किसान है, आम किसान के लिए तो आप देखें
कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इतना बेहतरीन जो है ना वो प्रोग्राम लेके आई। आपको मालूम है कि इस वक्त तकरीबन 3 लाख से ज़ायद किसानों को उनके किसान कार्ड जो डिस्पैच हो चुके हुए हैं। लोगों ने इवन अपने जो है ना वो उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इसके अलावा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है ना वो लेके आ रही है वज़ीर-ए-आला पंजाब। देखिए इतने ज़्यादा बेहतरीन इनिशिएटिव्स हैं। और आपको मैं बताऊँ एक बात, किसान के लिए सबसे बड़ा मसला क्या था? वो ये था कि वो मिडल मैन से उधार पैसे लेता था, उसके बाद अपनी फसल को भी उसके सामने मकरूज कर देता था। 22% के ऊपर जो उसका प्रॉफिट हो सकता था वो सूद के ऊपर वो पैसे लेता था, फसल काश्त करता था, फिर बेचारा उसी कर्जों से निकल नहीं पाता था। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तो उनको इससे बिल्कुल जान छुड़वा दी है। उनको सर वो अगर जान छुड़वाई गई मिडल मैन से, गंदम, अब गंदम है, गंदम सरकारी सतह पे खरीदने का आप ऐलान नहीं करते, आप कहते हैं कि जी हम नहीं खरीदेंगे, तो मिडल मैन ही बीच में पड़ेगा। बाजार में जाके कितने किसान बेच लेंगे सर? मुझे एक बात बताएं, जब गंदम 2200-2300 रुपये थी तो उस वक़्त की हुकूमत ने उस वक़्त ये परवेज़ भाई की हुकूमत थी, उन्होंने अपना सिर्फ सियासी स्टंट मारने के लिए उन्होंने 3800 रुपये ले गए। अल्टीमेटली जब गंदम महंगी होती है उसका असर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के ऊपर आता है। एक्चुअली किसान को वो फ़ायदा नहीं होता, वो तो मिडल मैन फ़ायदा सारा ले जाता है। तो इसलिए गंदम को अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो ओपन मार्केट में जो रेट था उसके मुताबिक किसानों ने, लोगों को नुकसान नहीं हुआ इस चीज़ का। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते थे, जो गंदम को रोक के होल्ड करके फ़ायदा उठा सकते थे, उनको वो फ़ायदे नहीं मिल सके। वो टोटली वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है आम आवाम तक। लोगों को सस्ता आटा मैसर हुआ है, लोगों को सस्ती रोटी मैसर हुई है। तो ये देखें ना कितना बड़ा ये स्टेप था। तो ये कोई आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लिया। मैं समझता हूँ इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपकी अच्छे मान लिया जी, आपने जो बात की है दुरुस्त है जी, हम मान लेते हैं सर। ये मुझे बताएं, ये सिर्फ एक माफिया, चिकन माफिया जिसे हम कहते हैं, आप भी उसे चिकन माफिया कहते हैं, हुकूमत कई दफ़ा कह चुकी है कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? बिल्कुल करेंगे ये कंट्रोल। कब? मैं आपको बताऊँ, हुकूमत के फजल से मौजूद है। जहाँ से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी जो कंप्लेंट्स आती हैं, बिल्कुल हुकूमत जो है ना वहाँ पे पहुँच के उन चीज़ों को रिजॉल्व करती है। निशान भाई आपको पता है चिकन का रेट क्या है? मेरे भाई मेरी बात सुनिए राणा साहब, अगर कोई ऐसी सूरत बनती है तो आप तसल्ली रखें, आप एतमाद रखें। आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने डिलीवर करके दिखाया पिछले 6-7 माह के अंदर। इंशाअल्लाह जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे कोई मसले आते हैं, उनको इंशाअल्लाह रिजॉल्व करेंगे और बिल्कुल वार फुटिंग के ऊपर इस चीज़ को हल करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो कंटेनर्स लगाए गए थे पिछले दिनों बड़ी तादाद में, सुनने में आया कि इसका जो ख़र्चा है वो खैबर पख्तूनख्वा को भेजना है, हकीकत है इसमें? खैबर पख्तूनख्वा वाले जो साथ में सरकारी मशीनरी लेके आए थे, मुझे बताएं आपने उसका खर्चा उनसे पूछा है? जो सरकारी मुलाजमीन को, जो वहाँ पे पुलिस वालों को साथ लेके आए थे। सर ये तो उनका जवाब था कि अगर आपने कंटेनर्स का खर्चा अपने पल्ले से किया है तो मशीनरी का खर्चा अपने पल्ले से उनको भेजना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, उन्होंने इस रियासत के साथ, मुल्क के साथ ये आए रोज़ ये तमाशा करते हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है कि ये लोगों को, अपनी खैबर पख्तूनख्वा लोगों को डिलीवर करके दिखाएं या सिर्फ एहतजाज करें, पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में आपको पता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज। नहीं आपके बात दुरुस्त है, लेकिन हमने ये भी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर स्टेट बैंक थे, ये भी तो रिकॉर्ड तोड़ है ना। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने कहा जी कि हम IMF के पास ही जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, उन्होंने खुदकुशी तो ना की, लेकिन 24,000 अरब जो हमारा एक नेट जो हम पे डेट था उसको 50,000 रुपये पहुँचाया 4 सालों के अंदर, और किया भी कुछ नहीं। कोई सड़क नहीं बनाई, कोई कारखाना नहीं लगाया, कोई एसेट नहीं बनाया। देखिए बात सुने, ये लोगों को क्या उनसे पूछना नहीं चाहिए कि भाई आपने किया क्या? सर वो 50, सर वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंचा, अब वो कर्जा सर कितना है? देखिए गुजारिश ये है कि ऑब्वियसली अगर कर्जा लिया तो हमने उससे भागना तो थोड़ी है।
अगर वो पिछली हुकूमत ने इसको 50,000 अरब तक ले गए थे तो उसका सूद भी हम दे रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना उसको वापसी भी हम कर रहे हैं। बेसिकली तो आप हमारे जो मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखें, वो बेहतर हो रहे हैं। असल चीज़ देखें, गुजारिश ये है कि असल चीज़ आप देखें कि वो मुआशियत आपकी बेहतर हो रही कि नहीं हो रही, इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही। आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आना चाहिए, दुरुस्त बात आपने कही कि उन्हें अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पंजाब के अंदर एहतजाज करता है और आपको पुरअमन एहतजाज करता है, फिर तो कंटेनर नहीं लगने चाहिए ना। मुझे बताएं ना, पुरअमन एहतजाज करने के लिए 7 अफगानी बशिंदे लेके आते हैं जो मैं पंजाब में कह रहा हूँ, मैं पंजाब में कह रहा हूँ, अगर कोई पंजाब का बंदा एहतजाज करता है और बाहर से कोई नहीं आता, फिर तो इजाजत होनी चाहिए ना जमहूरियत में। पंजाब का हिस्सा है, अटक पंजाब का हिस्सा, अटक को क्रॉस करके आए थे ना। हजूर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर पंजाब के ये अगले दिनों की बातें हो रही है सर, अगले दिनों बातें कर रहा हूँ, अगर कोई पंजाब में एहतजाज करना चाहता है, अगले दिनों में अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है, इन पे कौन एतमाद करेगा मुझे बताएं। ये 9 मई पे पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला करते हैं। फिर देखें, आप देखें शंघाई तावन तंजीम का समिट होने जा रहा है, तो ये फिर से आ गए, ये आए दिन मुंह उठा के आ जाते हैं ताकि पाकिस्तान को डीरेल करें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज नहीं करेगा तो फिर उसको रोकने की पूरी तदाबीर की जाएंगी, और पुरअमन एहतजाज कोई करना चाहता है तो फिर उसको इजाजत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान रफ़ीक साहब, वक्त खत्म हो चुका है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ड्राफ्ट क्या तैयार किया? आज जो मुलाकात हुई उसके अंदर क्या बातचीत हुई? क्या मौलाना साथ में रहेंगे या मौलाना टिल्ट खा जाएंगे? और अगर साथ में रहेंगे तो किन शराइत के ऊपर रहेंगे? क्या कोई तहरीक इनकी इकट्ठे चलेगी या फिर अलग-अलग चलेगी? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, आज की मीटिंग कैसी रही है मौलाना से, जो आपकी कानूनी टीम जाके मिली, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब, यानी माहिरीन कवानीन, वो जो अपना असर रखते हैं, उन्होंने क्या तजावीज़ आज पेश की हैं? मुझे जी मीटिंग की अपडेट नहीं है, आई कांट से मच अबाउट द मीटिंग, लेकिन जो जनरली जितनी हमारे पास इतला है वो ये है कि मौलाना ऐसा कोई कानून पास नहीं होने देंगे। वो ही इज विद अस ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, जो मुझे बात पता लगी है, मगर आज की मीटिंग का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या मीटिंग हुई है। अच्छा जी, ये बताएं, आप महफूज मकाम पे है ना? राना साहब, आप कैसे हैं जी? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ जी। आप महफूज मकाम पे है ना? जी जी जी, बिल्कुल महफूज मकाम पे जी। हमारे पास और आपके परिंदे सारे पूरे हैं या कोई उड़ गया है? नहीं, परिंदे पूरे हैं जी मेरे ख्याल में। आपको अगलों की पैनिक देख के पता नहीं लग रहा कि परिंदे अभी फिलहाल तो हथे को नहीं चढ़ा। अच्छा, कोई इत्तला हो कि राबिता किया गया, किसी ने यकीन दहानी करवाई, यानी बाज़ औक़ात हमें तो वो याद है ना कि पैसे भी ले लो और वोट भी ना करो, हमें तो वो बानी PTI की वो बात याद है। तो इस वक्त किसी ने रिवील किया हो कि मुझे कुछ ऑफर किया गया या मुझे कुछ दबाव का सामना? जी है जी, बिल्कुल, हर तरफ से यही खबरें हैं। कितने अफराद को? नहीं, बिल्कुल ऐसे ये है, इस तरह के इंकशाफात हैं। मॉनेटरी ऑफर्स भी हैं, तड़ियाँ भी हैं, थ्रेट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मेरे ख्याल में अब इस वक्त जितने लोग PTI के साथ हैं वो दे हैव फेस्ड टफ टाइम्स, और जिस किस्म का इलेक्शन लड़के आए हैं काफ़ी हद तक ट्रेन हो गए हैं सारे, और ज़हनी तौर पे मजबूत हैं। मियाँ साहब, चंद दिन पहले आपके 4 से 5 रुकन गायब थे, बाकायदा गायब थे, और आप लोगों का दावा था कि वो पंजाब हाउस में है। अब तो कोई गायब नहीं है ना? नहीं, मेरी इतला तो नहीं है सर, मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है। मेरे ख्याल में सारे महफूज हैं। सारे महफूज हैं जी, मेरा ये ऐसा ही ख्याल है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको ताकीद की गई थी ये नंबर आपने बंद रखने हैं, ये नंबर बंद करने की बजाय स्काइप आपने फिर ऑन रखे हुए हैं। तो स्काइप ऑन है ना जी, स्काइप का नंबर हो गया, फिर ऑन रहे हो। पता नहीं कैसे तो कोशिश कर रहे हैं। यासिर साहब, देयर आर वेज, देखिए मुहाफिज अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमने तो 9 मई से लेके जो जुल्म शुरू हुआ है हमारी जमात पे बिला वजह का,
8 फरवरी तक भी ऐसे ही रहे, व्हाट्सएप चलता होता था और ये स्काइप शाइप जूम वगैरह तो चलता था। देयर आर वेज टू बाकी अल्लाह के हवाले है जी। हम कौन सा कोई डाकू चोर है कि वो तो वैसे बस जमात की एक इंस्ट्रक्शन है, हमने अपनी नेसेसरी प्रिकॉशंस जिस हद तक हम ले सकते हैं वो हम लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता पकड़े भी जाते हैं। और तो हम कौन सा कोई डाकू है या किसी की भैंस चोरी करके भागे हुए हैं, कोई पकड़ लेगा तो बस यही है ना, एक अनड्यू प्रेशर को अवॉइड करने के लिए है। लेकिन मेरे ख्याल में हम नजरियाती इतने को हैं कि हमारे पे अगर कोई प्रेशर पड़ गया अल्लाह मुहाफ़िज़ है, बाकी अल्लाह ना करे कुछ अगलों को भी अल्लाह ताला एहसास दिलाए तो वील रेजिस्ट। अली भाई एक बात बताइएगा ज़रा, अगर कल कोई ऐसा फैसला आ जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय स्पीकर के लिखे हुए लेटर पर हुक्म फैसला जारी कर देते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ इसी तरह MNA रपोश रहेंगे, मैदान अमल में आएंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। हमारा लीडर तो इमरान खान है। खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है 18 तारीख तक थे, उन्होंने कहा जी खान साहब से मुलाकात ही नहीं होनी किसी की, विच इज़ वेरी अनफेयर। इंतज़ार पंजोता साहब को वैसे रूप इन्होंने उठा लिया है जो कि उनका कोई पता नहीं लग रहा। हमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि MNAs एंड सेनेटर्स कम अज़ कम 25 तारीख तक तो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। दे विल कीप देमसेल्व्स सेफ इन अ सेफ प्लेस, सिमें निकाल देंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगे, विल टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। ये सारी बात है जी, हमारी हम स्टेट की ऑपरेशन को फेस करने की है। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। कल भी एक प्रोग्राम में किसी ने मुझे पूछा जी कि आप आए तो आप वहाँ से अली अमीन साहब क्यों गए? मैंने उनको ये बताया, मैं कहा जी हम कौन सा को खुदा ना खास्ता कोई गुरिल्ला वॉरफेयर के ट्रेंड है, सियासी लोग हैं, तो बेहतर ये है कि हम अपनी हिफाजत ही करें। फिलहाल जब पता जो है कि हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, मुल्क में कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, तो 25 तारीख तक तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अवॉइड करें, डोंट गो इनटू एनी प्रोटेस्ट्स और अपनी हिफाजत का ध्यान करें। वो हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के वाले। नहीं, अगर 25 से पहले कोई ऐसा काम हो जाता है जो 25 की सारी आपकी उम्मीदों को सबोताज कर देता है, तो फिर भी आप 25 तक इंतज़ार करेंगे? जो पार्टी इंस्ट्रक्शन होगी सर देख लेंगे। हमारे दिस इज़ नॉट माई डिसीजन। जो खान साहब की तरफ से हुक्म होगा, खान साहब कहेंगे फ्रंट एंड पे जाके लीड करके एहतजाज करो, वो करेंगे। खान साहब कहेंगे अभी कुछ दिन अपनी हिफाजत करो, वो करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक उम्मीदें क्या हैं कि कौन सा हिफाजती हिसार है जो 25 के बाद आपके गिर्द घेरा ले लेगा? नहीं, हिफाजती हिसार, ऐसा हिसार की बात कोई नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि देखिए 25 से पहले हम तो अगलों की इंसिस्टेंस देखते हैं, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे कि जी 25 से पहले, 25 उनके लिए कोई बड़ी कोई खास तारीख है जिस पे वो कहते हैं जी 25 के बाद फायदा नहीं होगा अमेंडमेंट्स का। अब हम भी सोचते हैं जो फायदा वो ढूंढते फिर रहे हैं वो ना ही हो तो बेहतर है। ये 25 की मन्नत यानी हर किसी ने मानी हुई है? उनको देखा तो हमने भी मान ली। तो 25 तारीख को आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है, सब पूरा पाकिस्तान जानता है कि 25 से पहले वो क्या चाहते हैं। हम एक ही सवाल है, और बिलावल साहब ने तो कल एक टीवी इंटरव्यू में खुल के ये बात कह भी दी है, सुना भी दी है, सारा कुछ कर दिया है। एक इस्लामाबाद मार्च की बड़ी बातें हो रही हैं, इसमें कोई हकीकत है? हो सकता है, अभी देखें। अभी फिलहाल तो हमें कुछ एहतजाज पंजाब में तो अभी आई है इंस्ट्रक्शंस, पार्टी ने दी है इंस्ट्रक्शंस के मुल्तान 11 अक्टूबर 12, 13, 14 तारीख तक का शेड्यूल है। आपके फैसलाबाद का भी है? 14 को फैसलाबाद में भी है, लाहौर एंड फैसलाबाद ऑन द 14th। उसके बाद ये हो जाए SCO तो उसके बाद फिर देखेंगे, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, सब कुछ देखें जी। आएगी अदलिया की तहरीक है, अदलिया के साथ हम खड़े और सारे पाकिस्तान की बार्स इसको अपोज कर रही हैं, और जिस किस्म की अमेंडमेंट्स ये पेश करना चाह रहे हैं वो अब जो हमें पता ही, अब तो खैर मुसवदा खुल गया, पहले तो उन्होंने वैसे ही अखफा में रखा हुआ था ना, हमें बिल्कुल छुपाया हुआ था। हम उसका कोई मुसवदा भी मांगते थे तो नहीं मिलता था, जब लास्ट टाइम भी हम असेंबली में भी बैठे थे। तो बहरहाल अब तो खैर बातें खुल गई हैं। ये जो आईनी अदालत वाला मामला है, हमने तो कोशिश करनी है कि हम कम से कम हम तो इस गुनाह में शरीक नहीं होते। नहीं, अच्छा, आप कहते हैं गुनाह में शरीक नहीं होते, वो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बाद में जो सिग्नेटरी रहे हैं वो इमरान खान साहब भी रहे हैं। आईनी अदालत के क़याम को इंडोर्स तो उनकी जानिब से भी किया गया। डिपेंड करता है कौन सी चीज़ किस वक्त हो रही है। जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ भी था ना,
उस वक्त इस तरह रूपोशियां नहीं, उस तरह लोगों की अबडक्शंस नहीं हो रही थी, और इस तरह लोगों के बीवी बच्चे फैमिलीज को अबडक्ट करके उनको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा था। उस वक्त अदालतें हॉर्स ट्रेडिंग की खुली छुट्टी नहीं दे रही थी। सिचुएशंस चेंज हो गई। एक चीज कल वैलिड थी वो आज वैलिड नहीं रही। अब आज पता है कि वो मुल्क के निज़ाम को तबाह करने के लिए एक काम हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं, हम ठोक के खिलाफ हैं उसके, बिल्कुल। जो माजी में वैलिड थी अब वैलिड नहीं है, तो इसलिए हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया कि हम उसके खिलाफ। हालात के साथ दुनिया की हर चीज सर चेंज हो जाती है। जिन हालात में हम बैठे हैं, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि मुंतखब मेंबरान कौमी असेंबली इलेक्शन लड़ने से पहले तो जो हमकारी रहे थे वो तो मेहरबानी है सवाम की। खान हमारे साथ तो पाकिस्तान खड़ा है पूरा, जिन्होंने हमें बगैर इलेक्शन लड़े जिता के असेंबली में पाकिस्तानी अवाम साथ में खड़ी है। आप उनकी नब्ज पे हाथ रखे हुए हैं, तो आपको मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसी के पेश नज़र ये रिपोशी है और इसी के पेश नज़र मुखालिफत। बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।